विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। ये वो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान इंटरेक्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं जो फ्लूइड्स होते हैं वो फ्लो करते हैं और ये लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करते हैं। ये लेयर्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब जो लेयर्स के में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितना ज़्यादा लिक्विड की लेयर्स के दरमियान मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि उतना ज़्यादा वो फ्लूइड जो होगा वो विस्कस होगा, या हम कहते हैं कि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और जितना कम जो होगा लिक्विड के लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन कम होगा, फ्रेंड्स याद रखें कि उस फ्लूइड की विस्कोसिटी जो होगी कम होगी। जैसे कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर जो है वो थिन होता है और वो जो होता है लेस विस्कस होता है। तो फ्रेंड्स दर हकीकत वजह ये है कि वाटर जो है उसके लेयर्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन बहुत कम होने की वजह से वाटर जो है वो थिन होता है और लेस विस्कस होता है। ठीक है, जबकि हम हनी या टूथपेस्ट की बात अगर करें तो वो जो है वो गाढ़ा होता है, थिक होता है। ठीक है, और हम कहते हैं कि हनी या टूथपेस्ट जो है वो मोर विस्कस है, या उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स इसकी रीज़न ये है कि जो हनी है हमारे पास या टूथपेस्ट है तो उनकी लेयर्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है। यही वजह होती है कि वो एक दूसरे को पकड़े रखते हैं उसके मॉलिक्यूल्स लेयर के, और उसको इजीली फ्लो नहीं करने देते, और इसी वजह से हनी या टूथपेस्ट जो है वो मोर विस्कस होता है। चलिए जानते हैं बाय डेफिनेशन विस्कोसिटी क्या है। The resistance of one layer to the flow of another layer of a liquid is called viscosity. फ्रेंड्स, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिंपल वर्ड्स में कि रेजिस्टेंस ऑफ अ फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लिक्विड जो है वो हमेशा लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, और ये लेयर्स जो एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्ट करता है, रोकता है कि वो ना बह पाए, इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वाटर जो है वो लेस विस्कस है, वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के दरमियान लेयर्स में इंटरेक्शन कम है। यही वजह है कि वाटर लेस विस्कस है, जबकि हनी मोर विस्कस है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स के दरमियान इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यही वजह है कि हनी मोर विस्कस है। फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी। चलिए जानते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि अफेक्ट करता है विस्कोसिटी को वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा लिक्विड की लेयर्स में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही ज़्यादा ये मॉलिक्यूल्स रेजिस्ट करेंगे दूसरी लेयर्स के मॉलिक्यूल्स को कि वो फ्लो ना करें। ठीक है, उन्हें बहने से रोकेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन जब लिक्विड के लेयर्स की मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी तो वो क्या करेंगे, दूसरी लेयर के मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देंगे, उसे रोकेंगे बहने से। एज अ रिजल्ट जो होगी विस्कोसिटी जो होगी हाई होगी, मींस वो ज़्यादा विस्कस होगा। जैसे कि हनी और टूथपेस्ट जो हैं विस्कस हैं, हाईली विस्कस हैं, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अदर एग्जांपल्स में हमारे पास ग्रीस को देख लें, ग्रेसरीन को देख लें, और बहुत सी एग्जांपल हैं जहाँ पर हमारे पास हाई विस्कोसिटी मौजूद होती है फ्लूइड्स में या लिक्विड्स में। फिर दूसरी तरफ जब कभी लिक्विड की लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरेक्शन वीक होगा तो क्या होगा, वो जो मॉलिक्यूल्स होंगी दूसरी लेयर वाले वो ईजिली क्या करेंगे, वो फ्लो कर सकेंगे, क्योंकि वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी कम है। ठीक है, वो उसको ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे दूसरी लेयर्स के मॉलिक्यूल्स को कि वो ना बहे। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में जब कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी लिक्विड की लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो वो फ्लूइड या वो लिक्विड जो होगा वो लेस विस्कस होगा, मींस उसकी विस्कोसिटी कम होगी। जैसे कि वाटर है हमारे पास, ईथर है हमारे पास, ये लेस विस्कस हैं।
सेकेंड फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है विस्कोसिटी को वो है टेम्परेचर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मींस जब कभी हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की डिक्रीज होती है और टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है। फ्रेंड्स, अगर आप हनी की बॉटल को लें और उसे रेफ्रिजरेटर में रख दें, 1 घंटे बाद जब आप उसे बाहर निकालेंगे और तिरछा करेंगे तो आप देखेंगे कि हनी जो होगा उसमें आसानी से बाहर फ्लो नहीं कर पाएगा। अब इसी हनी की बॉटल को आप लें और उसको हीट अप कर दें। थोड़ी देर तक हम इसको गर्म करेंगे। हम देखेंगे कि अब जब हनी की बॉटल को हम तिरछा करेंगे तो हनी ईजिली फ्लो करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा क्यों है? दरहकीकत जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जब मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस बढ़ जाती हैं, मीन स्पेस बढ़ जाता है और इसके रिजल्ट में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से अब वो मॉलिक्यूल्स जो लेयर्स के होंगे वो एक दूसरे को पकड़े नहीं रखेंगे और रेजिस्टेंस उनका वीक हो जाएगा। यही वजह है कि टेम्परेचर की इंक्रीज के साथ विस्कोसिटी जो होगी हमारे पास वो कम हो जाएगी। जबकि हमने जो हनी की बोतल रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रखी थी तो वहां पर टेम्परेचर कम था। ठीक है, अब वो हनी ठंडा हो गया था, मींस उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो गया था। टेम्परेचर के डिक्रीज हो जाने की वजह से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की थी वो डिक्रीज हो गई, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स जो हैं हनी के एक दूसरे के करीब करीब आ गए, मींस उनके दरमियान एम्प्टी स्पेसेस कम हो गई और अब इनके करीब आ जाने की वजह से अब मॉलिक्यूल्स जो हैं उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ जाएंगी और वो एक दूसरे को, लेयर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगेंगे क्योंकि अब वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर के डिक्रीज के साथ हमारे पास विस्कोसिटी जो है बढ़ जाएगी हनी की। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी वो डिक्रीज हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारे पास विस्कोसिटी कम हो जाएगी। और जब टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, जैसे कि हमने हनी को रेफ्रिजरेटर में 1 घंटे के लिए रखा, तो टेम्परेचर के डिक्रीज होने के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होंगी मॉलिक्यूल्स में, लेयर्स के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और एज अ रिजल्ट विस्कोसिटी हनी की बढ़ जाती है जब उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। हाउ टू रिड्यूस विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कि ऐसा कोई तरीका मौजूद है जिसके ज़रिए हम फ्लूइड्स की विस्कोसिटी को कम कर सकें, क्योंकि ऐसी बहुत सी सिचुएशंस हैं जहां पर हमें स्पीड को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स की विस्कोसिटी को रिड्यूस करने की ज़रूरत होती है। फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी ऑब्जेक्ट्स को स्टीम लाइन शेप दी जाती है तो इसके रिजल्ट में वो विस्कोसिटी के इफेक्ट को फ्लूइड्स की कम करते हैं। अब स्टीम लाइन शेप होती क्या है? फ्रेंड्स, याद रखें कि जब कभी ऑब्जेक्ट सेंटर में ब्रॉड होंगे और इनका फ्रंट और बैक का जो पोर्शन होगा वो स्मॉल होगा तो इस शेप को स्टीम लाइन शेप कहा जाता है। अगर आप देखें एरोप्लेन्स जो कि हवा में फ्लाई करते हुए नज़र आते हैं तो एरोप्लेन्स को स्टीम लाइन शेप में डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये हवा की जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसको कम करे। ठीक है, हवा की जो विस्कोसिटी है जो रेजिस्ट कर रहा है एरोप्लेन को कि वो आगे ना बढ़े, तो इसको स्टीम लाइन शेप एरोप्लेन्स की जो है रिड्यूस करती है और एरोप्लेन्स जो है इजीली हवा में तेज़ी से फ्लाई करते हैं। साथ ही साथ अगर हम रोड पर चलने वाली कार्स की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर इनकी शेप को देखा जाए तो कार्स भी स्टीम लाइन शेप में डिज़ाइन की जाती हैं। कार्स को आप देखें तो सेंटर में ये ब्रॉड होती हैं और इनका जो फ्रंट का पोर्शन है और बैक का पोर्शन होता है वो स्मॉल होता है, जिसे ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि ये स्टीम लाइन शेप है।
जब कार जो है रोड पर चल रही होती हैं तो क्या होता है कि हवा जो है वो भी इन पर रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही है। ठीक है, हम जानते हैं कि फ्लूइड्स की विस्कोसिटी होती है और फ्लूइड्स में हमारे पास लिक्विड और गैसेस मौजूद हैं। ठीक है, तो हवा जो रेजिस्टेंस अप्लाई कर रही होती है तो स्ट्रीमलाइन शेप कार्स की इस विस्कोसिटी के इफेक्ट को रिड्यूस करते हैं और कार्स जो है स्मूथली तेज़ी से मूव कर सकती है। अगर हम नेचर की बात करें तो फ्रेंड्स याद रखें, बर्ड्स जो हैं वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में डिज़ाइन होते हैं। अगर आप देखें बर्ड्स जो है सेंटर में जो होते हैं वो ब्रॉड होते हैं और उनका हेड और उनकी टेल जो होती है वो स्मॉल होती है और इस शेप को ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि स्ट्रीमलाइन शेप है। फ्रेंड्स, जब बर्ड्स हवा में उड़ते हैं तो इनकी स्ट्रीमलाइन शेप जो है इनको हवा में तेज़ी से उड़ने में मदद देती है। साथ ही साथ अगर फिशेस की बात करें जो कि पानी में स्विम करती हैं तो इनकी भी शेप स्ट्रीमलाइन शेप है जो इनको तेज़ी से पानी में मूव करने की या स्विम करने में इनको हेल्प करती है।